नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेज में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी 68 मेंस के निबंध सेक्शन को, जिसमें आज हमारा टॉपिक है नारी सशक्तिकरण दशा एवं दिशा। ये एक सदाबहार टॉपिक है। आपको निबंध में इस टॉपिक्स पे निबंध लेखन के लिए अवश्य क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस टॉपिक को चूज किया है और आपको भी चाहिए कि इस टॉपिक पे एक विशेष तैयारी करके जाइए और इसे अच्छी तरह से अटेम्प्ट करके आइए। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं, और जिसमें टॉपिक है हमारा नारी सशक्तिकरण दशा एवं दिशा। इसमें हम नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करते हुए उनकी दशा और दिशा को हम स्पष्ट करेंगे। और इसकी जो शुरुआत होगी, कोई लोकोक्ति हो सकता है, मुहावरा हो सकता है, कोई ऐतिहासिक बैकग्राउंड हो सकता है, कल्चरल एस्पेक्ट हो सकता है, या कोई डाटा से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक संस्कृत श्लोक से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और वो है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियाँ की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। ये हमारा वैदिक श्लोक है, जिसमें वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी, सर्वोच्च स्थिति, उसके बारे में बताया जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से। और समाज को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ पर अच्छे जो कर्म हैं वो भी निष्फल हो जाते हैं। तो ये स्त्रियों के महत्व के बारे में भी हम इस श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और यह भूमिका वे प्रभावी ढंग से तभी निभा सकते हैं जब वे सशक्त होंगी। देखिए कितना क्लियर यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। सशक्तिकरण का जो महत्व है वो बताने का प्रयास किया गया, और महिलाओं का जो महत्व है समाज में, राष्ट्र के निर्माण में, उसे हमने यहाँ पे बताया है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और यह भूमिका वे प्रभावी ढंग से तभी निभा सकती है जब वे सशक्त होंगे। एक उन्नत समाज एवं प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए ही नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस की गई है। नारी सशक्तिकरण से आशय नारी को शक्तिशाली व समर्थवान बनाने से है। महिलाओं के संदर्भ में सशक्तिकरण को हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानताओं से पैदा हुई समस्याओं एवं रिक्तियों से निपटने के प्रभावी उपाय के रूप में देख सकते हैं। देखिए नारी सशक्तिकरण का स्पष्ट मतलब क्या हुआ कि नारी जो अब राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इन सारे जो मसले हैं उसमें अपना डिसीजन जब लेने लग जाए, डिसीजन मेकिंग की स्थिति में आ जाए और सशक्त हो जाए, तब हम कहेंगे कि नारी का सशक्तिकरण हुआ। क्या वो आर्थिक रूप से सशक्त है, आर्थिक रूप से खुद में सक्षम है? क्या उनकी राजनीतिक स्थिति उतनी अच्छी है जिससे हम कह सके कि राजनीतिक रूप से महिलाएं सशक्त है? क्या उनका प्रतिनिधित्व है? तो ये सारे मुद्दे नारी सशक्तिकरण में शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान समय में घर बाहर दोनों जगह भारतीय नारी की भूमिका महत्वपूर्ण हुई है। परिवार जो कि समाज की प्रारंभिक इकाई होता है, नारी की केंद्रीय भूमिका होती है। देखिए समाज जो होता है, समाज में जो परिवार, समाज का जो निर्माण होता है वो परिवारों से होता है, और परिवार की जो केंद्रीय इकाई क्या है, वो नारी है। नारी केंद्रीय भूमिका में होती है किसी भी परिवार में, और इससे क्या है, नारी से परिवार का निर्माण होता है, उस केंद्रीय भूमिका में होती है। उनका एक अहम रोल होता है परिवार को पूरा निर्वहन करने में। उसके बाद परिवारों से ही कई परिवार मिलकर समाज का निर्माण करते हैं, और समाजों से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो अर्थात यदि राष्ट्र का निर्माण का केंद्र बिंदु देखें तो महिलाएं हैं। यदि महिलाएं सशक्त होंगी तो राष्ट्र सशक्त होगा, महिलाएं सशक्त होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा। क्यों? इससे परिवार सशक्त होंगे और समाज सशक्त होगा, तो राष्ट्र खुद ब खुद सशक्त हो जाएगा। हमारा जो समाज है, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में 50% जो योगदान है वो महिलाओं का है। 50% महिलाएं, 50% पुरुष है। तो यदि 50% जो आबादी है हमारी सशक्त नहीं रहेगी तो राष्ट्र सशक्त कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जो नारी की भूमिका होती है परिवार में प्रारंभिक इकाई के रूप में, वो तो केंद्रीय भूमिका में है ही, और वह पूरे परिवार को संभालती है। यहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, इन्हीं कारण उन्हें प्रथम गुरु कहा जाता है। नारी जो होती है बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार भी देती है, जो कि भविष्य में देश के कर्णधार बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। अब जो आज के बच्चे हैं वही कल के यूथ होंगे, और वही देश का नेतृत्व प्रदान करेंगे। तो हम उन बच्चों को जैसा भी संस्कार देंगे
वो हमारे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। और ये संस्कार, एक प्रथम गुरु जो महिला होती है, जो नारी होती है, वो हमारी प्रथम गुरु होती है, और यहाँ से ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आती है। घर से बाहर भी नारी की भूमिका कमतर नहीं है। उसने अंतरिक्ष की उड़ान भरकर पुरुषों के दम को तोड़ा है। अब देखिए, महिलाएं सिर्फ घर की दहलीज, मतलब घर में ही एक केंद्रीय भूमिका में तो है ही, लेकिन सिर्फ घर में ही उनकी महत्व नहीं है, बल्कि बाहर में भी वो क्या है कि अपना जो क्षमता है, अपनी जो प्रतिभा है, उसका प्रदर्शन कर रही है और पुरुषों की बराबरी करते हुए अंतरिक्ष की उड़ान भर रही है। तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। और अलग अलग भूमिकाओं में वो समाज और राष्ट्र के प्रति अपना योगदान दे रही है। तथापि आज भी वह विभिन्न स्तरों पर भेदभाव और असमानता की शिकार है। देखिए, नारी जो है, नारी की समाज में, परिवार में एक केंद्रीय भूमिका है। उनका एक अपना महत्व राष्ट्र के निर्माण में, और घर ही नहीं, बाहर में भी उनकी अपनी क्षमता है और वो उसका प्रदर्शन कर रही है। इतना सब कुछ होते हुए भी अभी भी भेदभाव और असमानता समाज में देखने को मिल जाता है, इतना मिल जाता है। और सशक्त बनाने के अनेक प्रयास जारी भी है, फिर भी ये सारी चीज़ें हैं जो भेदभाव और असमानता दिखाता है। वैसे भी सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया। अब देखिए, सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि एक दिन में हम नारी को पूरा सशक्त कर देंगे, समाज को सशक्त कर देंगे। ये एक प्रक्रिया है और इसकी कोई अंतिम सीमा भी नहीं है। फिर भी अब तक के प्रक्रिया के पारदर्शी व संतोषजनक परिणाम परिलक्षित न होना इस विषय से जुड़ा एक स्याह पक्ष है। सरकारों के काफ़ी प्रयास हुए हैं, समाज में काफ़ी जागरूकता आई है, महिलाओं के प्रति एक जो व्यवहार है उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। नारी में जो एजुकेशन का लेवल है वो बढ़ा है, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ी है। इतना सब कुछ होते हुए भी एक स्याह पक्ष ये है कि अभी भी जो संतोषजनक परिणाम होना चाहिए सशक्तिकरण को लेकर, वो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। तो इस जो पैरा है, इस पैरा के माध्यम से हमने नारी सशक्तिकरण को बताते हुए, उनके योगदान को बताते हुए, जो सशक्तिकरण में जो चैलेंजेज है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा किया। इसके माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि जो हमारा आगे जो हम लिखने जा रहे हैं वो हमारा डायरेक्शन किस तरफ होगा। इस पूरे जो है इस पैरा में हमने ये बताने का प्रयास किया है। नारी सशक्तिकरण क्या है, महिलाएं घर के साथ साथ बाहर में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन और काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए, लेकिन फिर भी भेदभाव और असमानता अभी भी जारी है और असमानता जारी है और जो संतोषजनक परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाए हैं। ये एक फैक्ट है। अब देखते हैं, अब दशा और दिशा, इनकी दशा और दिशा भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत की गई है, वैदिक कालीन भारतीय समाज में नारी की स्थिति अत्यंत उन्नत व सम्मानजनक थी। अब देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरुआत की गई है और इसे हम अभी तक वर्तमान तक लाने का प्रयास करेंगे। हिस्टोरिकल ग्राउंड मतलब वैदिक काल से लेकर के अभी तक वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति में जो परिवर्तन आया उसकी हम चर्चा करेंगे। ये हमारी दशा और दिशा को निर्धारित करेगा। ये पूरे जो फैक्ट्स आएंगे वो हमारी नारी सशक्तिकरण दशा और दिशा को दिखाएगा। तो देखते हैं, वैदिक कालीन भारतीय समाज में नारी की स्थिति अत्यंत उन्नत व सम्मानजनक थी। वह ना तो लैंगिक पक्षपात की शिकार थी और ना ही उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता था। वो जो ऊपर में हमने संस्कृत श्लोक देखा वो वैदिक कालीन श्लोक ही है और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी थी। तो यही बताया जा रहा है कि वैदिक काल में कोई पक्षपात नहीं था, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था और जीवन के हर एक क्षेत्र में नारी को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त था। वैदिक काल की अदिति हो गई, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं ने असाधारण ख्याति अर्जित की। तत्कालीन भारतीय समाज में महिलाओं की तेजस्विता के अनेक दृष्टांत प्राचीन भारतीय इतिहास का हिस्सा बनकर आज भी जीवंत है। जिस वैदिक कालीन भारतीय समाज में नारियों ने अपना तेजस्विता और प्रतिभा का उच्च प्रतिमान स्थापित किए हैं, उसे सशक्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? विषय के संदर्भ में यह विशेष प्रश्न विचारणीय है। देखिए, वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, जीवन के हर एक क्षेत्र में पुरुषों के साथ समान भागीदार निभा रहे थे। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे अदिति हो गई, लोपामुद्रा, गार्गी, घोषा, मैत्रेयी, अपाला, विदुषी, ये सारी विदुषियाँ थी जिन्होंने असाधारण ख्याति अर्जित की। इतना सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्या हुआ जो हमें उन्हें सशक्त करने की ज़रूरत पड़ गई? कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण वो असशक्त हुई, कमज़ोर हुई और अबला घोषित हुई। अबला भी हम उन्हें बोल देते हैं, अबला घोषित हुई। इस तरह से चीज़ें क्यों आई, जबकि वो काफ़ी, उनका जो क्षेत्र था हर एक क्षेत्र में पुरुषों से वो कम नहीं थे, चाहे वो एजुकेशन हो जाए या युद्ध हो जाए। युद्ध में भी आपको एक से एक महिलाओं का उदाहरण देखने को मिलेगा।
महिलाएं का उदाहरण देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः वैदिक काल के बाद से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हुई। ये बताया जा रहा है कि वैदिक काल के बाद से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हुई, जो कि मध्यकाल तक हमने चरम पर देखो। उत्तर वैदिक काल से शुरुआत हो जाती है जब महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो जाती है, और मध्यकाल तक ये चरम पर पहुंच चुकती है। इसे हम एक तरह का सांस्कृतिक क्षरण भी मान सकते हैं। मध्यकाल तक अपने चरम पर जो महिलाओं की स्थिति है वो गिरावट आ जाती है, और ये इसे हम सांस्कृतिक क्षरण मान सकते हैं। मध्यकाल में तो महिलाओं की स्थिति अत्यंत निम्नतर हो गई। इसके लिए कुछ तत्कालीन परिस्थितियां भी मुख्य रूप से उत्तरदायी थीं। मध्यकाल में हुए विदेशी आक्रमणों ने हमें दोहरी क्षति पहुंचाई। यह हमला हमारी सरहदों के साथ साथ हमारी संस्कृति पर भी हुआ, हमारे मान सम्मान पर भी हुआ। विदेशी आक्रांताओं ने नारी अस्मिता को भी निशाना बनाया। फलस्वरूप हमारी संस्कृति और समाज संक्रमित हुए, महिलाओं की स्थिति बदतर हुई। इसी काल में बाल विवाह, बालिकावध, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसे अनेक कुरीतियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को दयनीय बना दिया। यह दौर महिलाओं की वर्जनाओं में कैद करने का था, उन्हें घर की देहरी के भीतर कर दिया गया। फलतः शिक्षा सहित जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी वह उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर पाई। वक्त गुजर जाता है मगर वक्त के घाव नहीं बढ़ते हैं। मध्यकाल के बाद ब्रिटिश काल आ जाता है। अब देखिए, ये मध्यकाल के बारे में बताया जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल से तो महिलाओं की स्थिति गिरनी शुरू हो जाती है, और मध्यकाल तक आते आते वो चरम तक पहुंच जाता है। मध्यकाल में विदेशी आक्रांता आते हैं, और एक जो है शासन इस तरह का स्थापित हो जाता है जहाँ पर महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। इसी कारण बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो कुप्रथाएं थे वो प्रचलन में आ जाती है, और ये अपने चरम पर पहुंच जाती है, क्योंकि सुरक्षा का कोई भाव नहीं था, और जो महिलाएं थी वो खास करके विदेशी आक्रांताओं के शिकार बन जा रही थी। तो इसी कारण ये कई कुप्रथाएं और कुरीतियाँ अस्तित्व में आ गई, और महिलाएं क्या हो गई, वो घर की देहरी के भीतर बंद हो गई। इसके कारण शिक्षा सहित जीवन के अन्य क्षेत्र में वो प्रगति नहीं कर पाई। ये सारी चीज़ें जो है मुगल काल तक देखने को मिल गई। उसके बाद तो और ब्रिटिश काल आ जाता है। वहाँ पर महिलाओं की स्थिति में वहाँ भी सुधार नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ का मकसद भारत में हुकूमत करना था, ना कि समाज में सुधार लाना अथवा नारी की स्थिति को उन्नतशील बनाना। देखिए, अंग्रेज़ जो आए थे उन्हें हमारे समाज से ये मतलब नहीं था कि यहाँ पे क्या कुरीति हम उन्हें समाप्त करें, और उनकी भी एक अपनी प्राथमिकता थी, वो थी ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखना और उनके आर्थिक हित को की मजबूती बनाए रखना। अब भारतीय समाज में दूसरे पक्ष एंगल से भी वो हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि भारतीय समाज जो जिन कुरीतियों को लेकर ढो रहा था वो उसमें एक तरह से एक जड़ बन चुका था। अब इसमें क्या है कि यदि ब्रिटिश इसमें हस्तक्षेप करते तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ सकता था, तो इसके कारण उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप इसमें नहीं किया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि पराधीनता के उस दौर में स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं और समाज सुधारकों के प्रयासों से नारी चेतना का विकास हुआ। लेकिन देखिए, जब ब्रिटिशर्स थे और स्वाधीनता आंदोलन का समय चल रहा था, तो उसमें काफ़ी समाज सुधारक आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे होंगे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी.की. कर्वे वगैरह। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज सुधार के माध्यम से नारी चेतना का विकास हो किए। जब उसी में देखिए आप 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो जाता है, फिर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हो जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, फिर महिलाओं के लिए भी स्कूल खोले जाते हैं, बेथुन स्कूल खोला जाता है। ऐसे बहुत सारे डी.के. कार्वे ने भी बालिका विद्यालय की स्थापना की। ज्योतिबा फुले और जो थे वो सारे लोग भी इनके लिए प्रयास कर रहे थे। तो बहुत सारे जो समाज सुधारक हैं वो महिलाओं की चेतना के विकास, उसके एजुकेशन के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे, और जो कुरीति थी, कुरीतियों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं प्रयासों से स्वाधीनता के समय में नारी चेतना का विकास होता है, और जो मध्यकाल का प्रभाव है वो धीरे धीरे सुस्त पड़ना शुरू हो जाता है। नारी जो है दृढ़ संकल्प होकर घर की दहलीज को लांघती है और स्वाधीनता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान देती है। समाज सुधारकों की पहल पर महिलाओं से जुड़ी कुप्रथाओं के खिलाफ कानून बनाने की प्रक्रिया भी इसी दौर में शुरू होती है। इसमें बाल विवाह की रोकथाम के लिए शारदा एक्ट का भी आप उल्लेख कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया उत्तर वैदिक काल से लेकर आधुनिक मतलब ब्रिटिश काल तक। ब्रिटिश काल में स्वाधीनता आंदोलन के समय में महिलाओं की जो धीरे धीरे उनकी स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है, समाज सुधार द्वारा उनकी चेतना का विकास हो रहा है, और वो स्वाधीनता आंदोलन में कूद रही हैं, और उनके बहुत सारे जो कुरीति थे उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया। यह सच है कि स्वाधीनता, अब देखिए स्वाधीनता आंदोलन के बाद अब क्या क्या चीज़ें हुई है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान नारी में एक नई चेतना आई।
उसने घर की दहलीज को लांघा। किंतु इस वर्ग में मुक्त वही नारियां थीं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि या तो राजनीतिक थी या उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं या समाज सुधारकों से नहीं पड़ा था। अब देखते हैं स्वाधीनता आंदोलन की भी अपनी एक सीमाएं थी, उसमें नारी की जागरूकता और चेतना की एक सीमाएं थी। अब ये है कि जो मैक्सिमम नारी थी, जो जन समान नारी थी, उनका जो विकास वो नहीं हो पा रहा था। अब उस समय आप देखिए एजुकेशन परसेंटेज बहुत काफ़ी कम है, और वही महिलाएं आगे बढ़ रही थी जिनका कोई राजनीतिक प्रभुत्व या राजनीतिक संबंध रहा हो या समाज सुधारकों से संबंध रहा था, वो यहाँ पर लीडरशिप कर रही थी। लेकिन जो जन समान की महिलाएं हैं, जो घरों में कैद थी, गाँवों में कैद थी, वो अभी भी कहीं ना कहीं जो कुरीतियाँ थी या फिर जो बैकवर्डनेस था उसके शिकार थी, और अभी भी घर की दहलीजों को नहीं लांघ पाई थी। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि उस स्वाधीनता आंदोलन के समय भी जो चेतना थे उसका अभी भी सीमाएं बनी हुई थी। तो समान वर्ग की नारी अभी भी उपेक्षित थी और उसकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ था। यही कारण है कि देश की आज़ादी के बाद भारत के नवनिर्माण हेतु नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी। अब स्वाधीनता 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है, तो उसके बाद ये कोशिश की जाती है कि नारी को जो है उनकी चेतना का विकास किया जाए, उनमें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ये सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। तब शिक्षा का अधिकार, सहभागिता, निर्णयन, जागरूकता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि स्तरों पर भारतीय नारी पिछड़ी हुई थी। जब देश आज़ाद हुआ तब इन मामलों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, निर्णयन, जागरूकता, अधिकार, हक, सहभागिता, इन सारे मुद्दों पर नारी पिछड़ी हुई थी और एक हद तक दमन, शोषण, भेदभाव और असमानता की शिकार थे। उसे समाज में दोयम दर्जा प्राप्त था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर जहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में महिलाओं एवं पुरुषों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान किए गए, वहीं अनुच्छेद 16 के जरिए रोजगार के समान अवसर भी दिए गए। देखिए 14 के माध्यम से क्या हुआ कि समानता का अधिकार दिया गया, महिला और पुरुष को दोनों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर एक स्तर पर समान अधिकार मिले, और अनुच्छेद 16 के जरिए लोक नियोजन में भी समान अवसर प्रदान किए गए। महिलाओं के शोषण, भेदभाव और दमन से बचाने के लिए विधिक संरक्षण प्रदान किया गया तथा उन्हें साक्षर बनाने के लिए सह शिक्षा के साथ साथ लड़कियों के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था भी शासन द्वारा शुरू किया गया। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए देखिए हमारे संविधान में भी कई प्रावधान किए गए। आर्टिकल 14, 15, 16 की आप चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें साक्षर बनाने के लिए, उनके साथ भेदभाव और दमन से उन्हें बचाने के लिए विधिक संरक्षण प्रदान किए गए। यहाँ तक कि आप महिला आयोग की भी चर्चा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें की गई। उनके लिए पृथक विद्यालय स्थापित किए गए, सह शिक्षा जो कोई एजुकेशन है उसकी भी शुरुआत की गई। तो इस तरह से काफ़ी प्रयास सरकार के द्वारा किए गए। इसमें कोई दो राह नहीं कि आज़ादी के बाद भारतीय नारी की स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय देश में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत मात्र 8.86 था। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितना थी? 8.86। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार अभी कितना है? 64.6%। मतलब हम 8 गुना लगभग हमने महिलाओं के एजुकेशन को बढ़ाने में सफलता अर्जित कर ली है। जहाँ 8% था अभी 64% हमारी महिलाएं एजुकेटेड है और बढ़ चढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रही है। आज सेना से लेकर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा महिलाओं ने अपनी उपलब्धियां और सफलता का परचम ना गाड़ी हो। तो महिलाएं क्या है, हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, हर एक क्षेत्र में वो अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर रही है और विज्ञान के क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धियां मुखर रही है। अब इसी में अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए जो टेसिस थॉमस हैं उनका नाम लिया जा सकता है। उन्हें अग्निपुत्र का भी खिताब मिल चुका है। उन्हें अग्निपुत्र कहा जाता है किन्हें? टेसिस थॉमस को। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस क्रम में महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। उस समय की जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन प्रतिभा देवी पाटिल, उनके द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई थी। नाम क्या है? नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो आप इसकी भी चर्चा कर सकते हैं, जो कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, विधिक सशक्तिकरण हेतु विकासात्मक लक्ष्यों के रिक्तियों की पहचान के साथ समुचित संस्थागत रूपरेखा तैयार करने में सहायक साबित हो रहा है। तो नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट वुमेन, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी
और ये जो है महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विधिक सशक्तिकरण एवं विकासात्मक लक्ष्यों के साथ उसकी रिक्तियों की पहचान करने के लिए संस्थागत रूप से रूपरेखा तैयार करती है। महिलाओं से जुड़ी दहेज सहित अन्य कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाकर उसे विधिक संरक्षण प्रदान करने का भी प्रयास किया गया है। देखिए, दहेज विरोधी कानून भी पारित किए गए हैं और काफ़ी इसमें संरक्षण देने की प्रयास किए गए हैं महिलाओं को। पंचायती राज व्यवस्था में भी अब जहाँ प्रतिनिधित्व 1/3 था, अब तो ये 50% हो चुका है लगभग स्टेट्स में। तो यहाँ पे आप बिहार का बता सकते हैं कि बिहार जो है 50% करने वाला पहला स्टेट था स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण को। तो 1/3 जो पहले स्थान आरक्षित था, अब पंचायती राज व्यवस्था में 50 वर्ष पूरे होने पर महिलाओं के लिए पंचायती और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण कितना कर दिया गया है? 50% कर दिया गया है। काम की गारंटी अभियान के तहत जो मनरेगा शुरू हुआ था, तो मनरेगा में भी महिलाओं को विशेष ध्यान रखा गया है। आज इसके तहत काम प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत 50 है। सरकार सबला तथा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण। आप ऐसे बहुत सारी योजनाओं की चर्चा कर सकते हैं जो महिलाओं के लिए लाई गई है। इसमें सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग के साथ साथ आप अभी जो वर्तमान में चल रहा है बहुत सारा जो योजना है उसकी चर्चा कर सकते हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप चर्चा कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की चर्चा कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना की आप चर्चा कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना से महिलाएं काफ़ी लाभान्वित हुई है, उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है और घरों में जो धुएं से वो परेशान रहती थी उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्हें काफ़ी हेल्प मिला है। उसके अलावा स्वाधार गृह की आप चर्चा कर सकते हैं। एक मिनट, स्वाधार गृह की चर्चा कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना कर सकते हैं। वन स्टॉप सेंटर की चर्चा कर सकते हैं। वन स्टॉप सेंटर। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं जो सरकार द्वारा किए गए हैं और किए जा रहे हैं। तो ठीक है, आप जो सरकार की योजनाएं चल रही है इसमें आप जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार के जो सरकार की योजनाएं हैं महिलाओं के विकास के लिए, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं कि कैसे जो सेवा आयोग है, सेवा आयोग में महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इससे क्या है कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनका रोल होना चाहिए वो निकल कर सामने आएगा। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया गया बिहार में। इसके अलावा साइकिल योजना और उसके अलावा महिलाओं के लिए और भी मुख्यमंत्री बाल का उत्थान योजना है। ऐसे बहुत सारे कन्या सुरक्षा योजना है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो बिहार सरकार द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। तो आप इन सभी की चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जहाँ महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कटिबद्ध है, वहीं महिलाओं की समस्या के समाधान हेतु महिला आयोग भी स्थापित किए जा चुके हैं। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक अलग मंत्रालय भी बनाया गया उनके लिए। संविधान मतलब आज़ादी के बाद एक मंत्रालय भी बना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उनके लिए आयोग भी स्थापित किए गए। महिला प्रताड़ना से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए 2013 में पश्चिम बंगाल के मालदा में पूर्ण महिला न्यायालय, अब देखिए पूर्ण महिला न्यायालय की भी स्थापना किया गया। कब? 2013 में पश्चिम बंगाल के मालदा में शुरुआत की गई। और इसी को बढ़ाते हुए मुंबई के काला घोड़ा सत्र न्यायालय में पूर्ण महिला न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये कि महिलाओं की प्रताड़ना से जुड़े सुनवाई करने के लिए स्पेशल पूर्ण महिला न्यायालय की स्थापना की गई और जिसमें सभी कर्मचारी और न्यायाधीश महिलाएं ही हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन आप देखते होंगे कि महिला बैंक का स्थापना किया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट लेवल पे भी या सरकारी लेवल पे दोनों स्तर पे किए जा रहे हैं। कई सारी जो संस्थाएं NGO हैं जो महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए कार्य कर रही है। तो आप इन सभी की भी चर्चा कर सकते हैं। तो पूर्ण महिला न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें सभी कर्मचारी और न्यायाधीश महिलाएं हैं। न्यायालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यौन अपराधों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान होने वाली महिलाओं की परेशानी और अपमान से बचाना था। अब देखिए, पूर्ण महिला न्यायालय इसलिए बनाया गया कि उसमें सारे कर्मचारी और न्यायाधीश महिलाएं हैं। तो यौन अपराध की जो शिकार महिलाएं हैं वो अपनी जो समस्याएं और परेशानी है वो स्पष्ट रूप से वहाँ पर रख सकती हैं। यह कहना संगत ना होगा कि सरकारी व संवैधानिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें सशक्त बनाने के भरपूर प्रयास किए गए। देखिए, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चनों का ऊपर में चर्चा किया है। तो ये बताता है कि हमने उनकी स्थिति में सुधार लाने और उन्हें सशक्त बनाने के काफ़ी प्रयास किए हैं। तथापि इस परिप्रेक्ष्य में
यह प्रश्न कम महत्वपूर्ण नहीं है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद भारतीय नारी कितनी सशक्त हुई है। देखिए, प्रश्न तो उठता ही है कि क्या हमने इतने जो प्रयास किए हैं या कर रहे हैं, क्या इससे महिलाएं सशक्त हो पाई हैं अभी तक? तो यही देखना है। क्यों क्वेश्चन भी हमारा यही पूछा गया कि नारी सशक्तिकरण दशा और दिशा, तो दशा और दिशा क्या है इनकी? हम जो इतने प्रयास कर रहे हैं उनकी दशा और दिशा क्या हुई है? ये सारी चीज़ें, अभी उनकी दशा क्या है हम हमारे इतने प्रयास के बावजूद, और इनकी दिशा क्या होगी? जो हम प्रयास कर रहे हैं, क्या ये सशक्त हो पाएंगे? हम क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या सुधार कर सकते हैं? महिलाओं की स्थिति समाज में किस ओर जा रही है, ये हमें देखना है और इसे हमें इस चीज़ को लिखना है। ठीक है, तो भारतीय नारी कितनी सशक्त हुई है। नारी से जुड़ा परिदृश्य बदला जरूर है, किंतु नारी से जुड़े संतरांश आज भी कम नहीं हुए। यही बता रहा है कि इतने सारे प्रयास हो रहे हैं, इन प्रयासों के बावजूद भी जो जो उनकी समस्याएं हैं, उनका जो एक सशक्तिकरण का जो हमारा जो एक लक्ष्य है, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। कार्यस्थल पर उनके साथ लैंगिक भेदभाव, शोषण, अस्मिता पर प्रहार की घटनाएं आज भी जारी है। कार्यस्थल पर आप उनके साथ देखते होंगे, आए दिन बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे उनका शोषण या भेदभाव देखने को मिलता है। नारी सुरक्षित भी नहीं है। दिल्ली के निर्भया कांड ने तो हमें हिला कर रख दिया। अब देखिए, दिल्ली के निर्भया कांड को आप देख सकते हैं, इसकी यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और नारी सुरक्षा से जुड़े कानूनों की पुनर्समीक्षा करने के बाद आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 लाना पड़ा। नारी अस्मिता पर हो रहे निरंतर हमले चिंताजनक तो है ही, सशक्तिकरण के मार्ग के अवरोधक भी है। देखिए, निर्भया कांड जो था ये बिल्कुल लोगों की आत्मा को हिलाकर रख दिया था इस कांड ने। और हमारे सारे प्रयास पे ये प्रश्न उठा रहा था कि हम महिलाओं, हमारे समाज में जो हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां हैं, वो कितनी सुरक्षित हैं। तो ये आप देखते होंगे, जब निर्भया कांड हुआ था उस समय समाज में कितना उद्वेलन आ गया था। बाद में कई कानून भी लाए गए, आपराधिक कानून अधिनियम 2013 लाना पड़ा। नारी अस्मिता पर निरंतर हमले चिंताजनक तो है ही, और इनके सशक्तिकरण के मार्ग के अवरोधक भी है। वस्तुतः नारी सशक्तिकरण से जुड़ा सबसे अहम पहलू यह है कि सिर्फ अधिकार और शक्ति ही नारी को सशक्त नहीं बना सकते। सशक्त बनाने के लिए नारी को स्वयं भी आगे आना पड़ेगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि सिर्फ अधिकार दे देने से, मान लिया संविधान ने अधिकार दे दिए हैं और सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं भी चल रही हैं, तो इससे सशक्त नहीं बन जाएंगे, बल्कि नारी को स्वयं भी आगे आना पड़ेगा। उसे शक्ति स्वरूप के अपने चरित्र को चरितार्थ करना पड़ेगा। अपने अंदर जो हीन भावना है कि हम समाज में दोयम दर्जे के नागरिक हैं, या दोयम दर्जा प्राप्त है, या दोयम दर्जा का स्थान रखते हैं परिवार में या समाज में, इस जो मानसिक स्थिति है, इस मानसिक स्थिति से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो उन्हें अपने रूप, मतलब अपने स्वरूप को उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। उनका जो स्वरूप है महिलाओं की, वो समाज में केंद्रीय भूमिका में है, और केंद्र यदि सेंटर ही कमज़ोर रहेगा तो परिवार और राष्ट्र कैसे कम मजबूत हो सकता है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य है, और महिलाओं में वो पोटेंशियल है, नेचर ने उन्हें वो पोटेंशियल दिया है कि वो अधिक सशक्त हो सकती हैं। उनके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, इस बात को उन्हें आभास करने की ज़रूरत है। जैसे कहा जाता है कि रामायण या रामचरितमानस में कि हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, तो उन्हें जामवंत जी उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। महिलाएं अपार शक्ति की संभावनाओं से युक्त है, बस वो अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। उनके ऊपर पर्दा ये चढ़ा हुआ है कि हम अबला हैं, या हम कमज़ोर हैं, और हमें आरक्षण की ज़रूरत है, या हमें हमें स्पेशल कुछ स्कीम की ज़रूरत है। ऐसी सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, ज़रूरत तो है ही, अब क्योंकि अब जो जो स्थिति थी उनकी पहले, वो नहीं रही, और समाज में अभी भी दोयम दर्जे की है। तो सरकार या समाज का एक कोशिश है, संविधान का एक कोशिश है कि इन्हें दोयम दर्जे से एक जो है प्रथम और जो केंद्रीय भूमिका वाली जो उनकी क्षमता है, उसे फिर से लाया जाए, और उनकी जो योगदान हो सकते हैं समाज में, उनको पूर्ण रूप से सक्षम बनाया जाए उनको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अपने अधिकार एवं शक्तियों के प्रति जागरूक, हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि नारी को स्वयं भी आगे आना होगा। उन्हें शक्ति स्वरूप के अपने चरित्र को चरितार्थ करना होगा, तथा अपने अधिकार एवं शक्तियों के प्रति जागरूक होना होगा। साथ ही अधिकारों एवं शक्तियों के बढ़-चढ़ का प्रयोग करने का हुनर उन्हें सीखना होगा। कहने का आशय यह है कि नारी को स्वयं भी मजबूत बनना पड़ेगा। उन्हें साबित करना होगा कि वह अबला नहीं बल्कि सबला है तथा शक्ति का पुंज है। इसके अलावा नारी सशक्तिकरण के लिए यह भी जरूरी है कि समाज की सोच में परिवर्तन लाया जाए।
हमें नारी के प्रति अपनी उस मध्य युगीन मानसिकता को त्यागना पड़ेगा जिसके तहत हम उन्हें द्वितीय दर्जे का स्थान देते आ रहे हैं। यह काम समाज की पहली इकाई परिवार से शुरू होनी चाहिए, यानी परिवार स्तर पर लड़की लड़के के मध्य जो विभेद है उनको समाप्त करके लड़की के साथ समता का व्यवहार कर उन्हें अच्छी तालीम या अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है। अब देखिए, हम जो इतनी सारी बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण का, लेकिन इस चीज़ को हर परिवार में, हर जो सोसाइटी का जो पार्ट है, जो कि केंद्रीय इकाई है परिवार, यदि परिवार से ही मिलकर समाज का निर्माण होता है। यदि हर परिवार अपनी महिलाओं को सशक्त करता है और उन्हें एजुकेशन देता है, उन्हें आर्थिक स्थिति में अपने बराबर लाने के प्रयास करता है और हायर एजुकेशन के लिए भेजता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भेजता है, तो यदि हर एक परिवार ऐसा करेगा तो महिलाएं अपने आप सशक्त हो जाएगी, क्योंकि परिवार सशक्त होगा और समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र भी स्वयं भी सशक्त हो जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण की शुरुआत कहाँ से होगी? परिवार से होगी, हर एक घर से होगी। हर एक जो बेटी है, महिला है, बहन है, उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जाए, उन्हें अच्छा जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उन्हें स्कोप दिया जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे इनकी ज़रूरत है। उनके साथ घर में लड़का लड़की का जो भेदभाव है उसे समाप्त किया जाए, बेटा बेटी का जो भेदभाव होता है उसे समाप्त करने की पहली प्राथमिकता है। यदि ये हम कर पाएंगे तो महिला सशक्तिकरण का हम प्रथम प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से है कि हम एक समाज की अच्छी शिक्षा देकर हम एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं जिसमें लैंगिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं हो। देखिए, लैंगिक भेदभाव जो है सशक्तिकरण का सबसे पहला चोट जो महिलाओं के सशक्तिकरण का जो हमारा लक्ष्य है उसमें पहला जो चोट करता है वो लैंगिक भेदभाव, बेटा और बेटी, ये जो भेदभाव है ये हमारी सारे सपने हैं सशक्तिकरण के, उस पर ये प्रहार करता है। तो कोई भेदभाव का स्थान नहीं होना चाहिए। नारी को सशक्त बनाने के लिए उसे शिक्षित व जागरूक बनाना भी आवश्यक है। आपको कितनी ही शक्ति और अधिकार दे दिए जाएं, जब तक आप उनकी हितार्थों को जानेंगे नहीं तब तक लाभान्वित कैसे होंगे। अशिक्षा के कारण स्थिति महिलाओं के समक्ष रहती है। अशिक्षा के कारण यह स्थिति महिलाओं के समक्ष रहती है, अतः उन्हें 100% शिक्षा के दायरे में लाना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, महिलाओं को कितने भी अधिकार दे दिया जाए, संवैधानिक अधिकार दिए जाए, लीगल राइट्स दिए जाए, लेकिन यदि वो उसके प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, उसके प्रति उन्हें ज्ञान नहीं रहेगा तो उस अधिकार का कैसे यूज कर पाएंगे। एक उदाहरण से लीजिए, मान लिया कि आप मेट्रो में जा रहे हैं, तो मेट्रो के लिए आप देखते होंगे कोचेज में 2-2 सीटें इस तरह से रिजर्व होती है। तो यहाँ पर कई बार है कि पुरुष भी जो है यात्री वो भी बैठे होते हैं और यहाँ पे महिलाएं खड़ी रहती हैं। इन्हें पता नहीं है कि यह सीट इनकी है और इनका इसके ऊपर अधिकार है। चूँकि जो अनएजुकेटेड महिलाएं हैं ये अपने अधिकार को नहीं समझ पा रही हैं, इसी कारण इनके राइट्स का कोई और पैसेंजर यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। ये एक बेसिक एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं। आप देखते होंगे जब पढ़ी लिखी महिलाएं आती हैं तो वो सीधे यहाँ पर देखती हैं कि ये सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है और इन्हें बताती हैं कि आप हटो यहाँ से, ये सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो ये एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है अधिकारों को जानने में, ये आप इसी एक बेसिक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि महिलाओं को मिलने वाले अधिकार व कानूनों को क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता। अब देखिए, ये भी है कि महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, मान लिया कि महिलाएं अशिक्षित है, उनका जो शिक्षा का परसेंटेज है वो बहुत कम है, तो इसका मतलब थोड़ी कि हम उनका जो अधिकार है उन्हें हम अशिक्षित हैं तो उनका अधिकार हम खाते रहें। जैसे पैसेंजर खा रहा था, महिलाओं का जो रिजर्व सीट है वहाँ पे ये पैसेंजर बैठे हुए थे, मेल पैसेंजर। तो ये सरकार नहीं कर सकते हैं कि चलो ये महिलाएं अशिक्षित है तो हम इनके सीट पे बैठ जाते हैं। नहीं, सरकार का ये कोशिश होगा कि इन्हें बताएं कि देखिए ये सीट आपकी है, आप बैठिए यहाँ पर। तो यही चीज़ है कि इसका मतलब जो कानून का क्रियान्वयन ये हुआ कि ये मेल पैसेंजर यदि उठकर ये जो अशिक्षित महिला थी इन्हें यदि बताएं कि ये आपका सीट है, आप इसे ग्रहण कीजिए, ये हुआ कि सरकार प्रयास कर रही है। मतलब कानून का क्रियान्वयन और कानून के क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता से हो, इसमें सुस्ती दिखाने वाले बक्से नहीं जाए, ये चीज़ की जानी जरूरी है। न्याय क्षेत्र, पुलिस व प्रशासन आदि में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर भी हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, हर एक क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, पुलिस प्रशासन आदि क्षेत्र में, अब जैसे बिहार गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर जो बिहार में जो जॉब है उसके लिए महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन दिया है 35%, ये कितना अहम रोल निभा सकता है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से या उनके जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसे मजबूत करने में।
आप देखते होंगे एक महिला जो होती है पढ़ाई, पहले तो समाज में ये होता है कि पढ़ लिख कर क्या करेगी, ठीक है। जब वो पढ़ती है तो यदि उन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ है और यदि इसका यूज कर लेती हैं, तब इनका, आप देखिए इनकी जो सामाजिक स्थिति है उसमें कितना परिवर्तन हो जाता है। लोग उन्हें रिस्पेक्ट से देखने लगते हैं और उनकी शादी विवाह इन सारी चीज़ों में भी उनका एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो इससे क्या है कि वो खुद को एम्पावरमेंट कर पाती है और उसके कारण एक उनका जो परिवार है वो एम्पावर्ड हो जाता है। गांधी जी कहे थे कि एक पुरुष जब पढ़ता है, एक पुरुष जब पढ़ाई करता है या शिक्षा लेता है तो एक एक पुरुष ही सिर्फ पढ़ता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षा लेती है तो एक पूरा परिवार पढ़ता है या एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो ये अंतर है महिला और पुरुष के एजुकेशन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि नारी को आर्थिक स्तर पर सर्वाधिक मजबूती प्रदान करने के ठोस उपाय सुनिश्चित किया जाए। अब देखिए, आप देखते होंगे जो जो नारी, जो महिला कहीं जॉब कर रही है, वो अपने परिवार में आर्थिक डिसीजन लेने में सक्षम हो पाती है, और जो जॉब नहीं कर रही होती है उनकी डिपेंडेंसी परिवार के पुरुष जो होते हैं उनके ऊपर होती है। इसके कारण ये एक डिसीजन नहीं ले पाती है, इकोनॉमिक डिसीजन इनका नहीं होता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम अर्न नहीं कर रहे हैं और अर्निंग का सोर्स कौन है, पुरुष है। तो इसके कारण क्या है, ये कहीं ना कहीं हीन भावना से भी ग्रस्त रहते हैं और इनके ऊपर एक दबाव बना रहता है, मानसिक दबाव बना रहता है, और ये शोषण के शिकार होते हैं। तो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन को की सुधार करना बहुत, देखिए दो तीन चीज़ जो सशक्तिकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। पहला ये है कि एजुकेशन, एजुकेशन रहेगा तो आप अपने राइट्स के प्रति जागरूक हो पाएंगे। दूसरा, एजुकेशन हो जाने के बाद आप इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत कीजिए। इकोनॉमी जब आएगी तो लोग जो है डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी उन दूसरे के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, तो वो डिसीजन मेकिंग में आ जाएंगे। जब डिसीजन मेकिंग में आ जाएंगे इकोनॉमिक लेवल पे, तो हम समझेंगे कि ये सशक्तिकरण का एक शुरुआत हुआ है। अब जब डिसीजन मेकिंग में आएंगे तो डिसीजन ले पाएंगे, अपनी पॉलिटिकल डिसीजन को भी वो डिसाइड कर पाएंगे। नहीं तो इकोनॉमिक रूप से यदि कमज़ोर होते हैं, एजुकेशनल रूप से कमज़ोर होते हैं, तो उनके जो डिसीजन मेकिंग होती है पॉलिटिकल, वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नारी ईश्वर की सर्वोत्तम कीर्ति है। नारी ईश्वर की सर्वोत्तम कृति तो है ही, समाज की धुरी भी है। नारी जो है, ये हमने शुरू में ही बता दिया कि नारी जो है परिवार की एक केंद्रीय भूमिका में होती है और समाज की धुरी है। नारी जो है ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है और समाज की धुरी है। उसका व्यक्तित्व, कृतित्व बहुआयामी है। तो भी तो तभी तो हमारे शास्त्रों में भी उसे पूज्य बताते हुए यह कहा गया कि नारी जहाँ पूज्य होती है वहाँ देवता का निवास होता है। हमने ऊपर चर्चा किया था। वह तो अर्चना और आराधना की पात्र है, ना कि असमानता और भेदभाव के। नारी की महत्ता और महिमा के अनुरूप आचरण कर ही हम सही अर्थों में उसे सशक्त और सम्मानित बना सकते हैं। यदि समाज की मानसिकता में बदलाव आ जाए तो फिर नारी स्वतः सशक्त हो जाएगी, तब इसके लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये देखिए हमारा कंक्लूजन में है। ये यहाँ तक हमने ये देख लिया था कि किस तरह से इसका बॉडी तैयार हुआ नारी सशक्तिकरण का। नारी सशक्तिकरण को हमने डिफाइन करते हुए जो भी वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल, उसके बाद मध्यकाल में जो उनकी स्थिति में गिरावट आई, फिर ब्रिटिश काल में क्या हुआ, आधुनिक काल में हमने क्या क्या प्रयास किया और अभी क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी सारी बॉडी में शामिल था। अब इसके अलावा हमने कुछ सजेशन भी दिए कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की ज़रूरत है, एजुकेशनल रूप से सशक्त बनाएंगे। यदि ऐसा होगा तो वो पॉलिटिकली और सोशल रूप से भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और हम मानेंगे कि सशक्तिकरण की शुरुआत हुई और ये महिलाएं सशक्त हो रही हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि उनका क्या महत्व है परिवार में, समाज में, वो एक केंद्रीय भूमिका में रहती है। और हम इसी को लेकर हम एक कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं कि नारी ईश्वर की सर्वोत्तम कीर्ति तो है ही, समाज की केंद्रीय भूमिका में भी है, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व बहुआयामी है। इसी कारण उन्हें शास्त्र में कहा गया कि नारी जहाँ होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है और वो आराधना के पात्र होती हैं, ना कि असमानता या भेदभाव के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और यही कहा जा रहा है कि यदि समाज की मानसिकता में बदलाव हो जाए तो नारी स्वतः ही सशक्त हो जाएंगे, तब इसके लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। इस आपका जो बीपीएससी 68 मेंस होने जा रहा है उसमें, तो इसकी एक बहुत अच्छी तैयारी करके जाइए। इसमें कुछ और फैक्ट्स, कुछ डाटा हो सकता है उससे शामिल कीजिए। हमने एक फ्रेम के रूप में, एक स्ट्रक्चर के रूप में इसे लाया आपको एक उदाहरण के तौर पे कि इस तरह से इसे लिखा जा सकता है और ये चीज़ें इसमें शामिल की जा सकती है। इसे आप अपने हिसाब से कुछ और भी इसमें डाटा और फैक्ट्स जो हो सकते हैं उसको शामिल कीजिए कि महिलाओं का जो
संसद में रिप्रेजेंटेशन कितना है, विधानसभा में आप लिख सकते हैं बिहार विधानसभा में क्या रिप्रेजेंटेशन है, जो बहुत सारी जो योजनाएं चल रही है उनमें किस तरह से क्रियान्वयन हुआ है, और व्यवहारिक रूप से महिलाओं की समाज की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है। आप देखते होंगे जो स्थानीय स्वशासन है उसमें 50% रिजर्वेशन की बात की गई, लेकिन वहाँ पर आप देखते होंगे मुखिया पति, सरपंच पति का भी कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, ये मिसयूज ऑफ पावर है। और ये कब हो रहा है, जब महिलाएं, आप देखते होंगे महिलाएं अधिक सशक्त या एजुकेटेड नहीं है, उनकी डिपेंडेंसी अपने अपने पुरुषों के ऊपर है, तब वो क्या है डिसीजन मेकिंग में नहीं आ पाती। इसी कारण वो पद धारण करते हुए भी, मुखिया होते हुए भी उनकी डिपेंडेंसी किस पर है, मुखिया पति के ऊपर। मतलब मुखिया पति ही उनका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और डिसीजन मेकिंग मुखिया पति के पास है। तो इसका कारण क्या है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस महिलाओं की और एजुकेशनल बैकवर्डनेस महिलाओं की, समाज में दोयम दर्जा का जो स्थिति प्राप्त है वो हो सकता है। तो इस तरह से आप कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं और महिलाओं को किस तरह से और सशक्त किया जा सकता है, ये सारे पॉइंट्स को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आगे हम किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।